गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार पुनः श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मूजी आवास सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपके बीच मैं कक्षा 12 की जो हिंदी साहित्य है विषय अपना हिंदी साहित्य विषय से संबंधित अपन पढ़ रहे थे। मित्रों, आधुनिक काल में अपन ने जो भारतेंदु युग को या जिसको है जो पुनर्जागरण काल कहा जाता है उनको मित्रों अपन ने पूरा कर लिया था। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग मित्रों, आप जानते हो इस युग का दूसरा नाम जो है वो है जागरण सुधार काल। इसका समय जो है वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, 1900 से लेकर के और 1918 ईस्वी तक का है। ये बातें अपन ने मित्रों पूर्व कक्षा में अपन इनका अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में अपन ने इनकी जो प्रवृत्तियां थी उनके बारे में भी अपन ने जो पूर्व कक्षा में अध्ययन कर लिया है कि राष्ट्रीयता की भावना है, नारी का सम्मान है, सामाजिक दुर्दशा का जो चित्रण है, ये जो तमाम परिस्थितियां थी, तमाम जो विशेषताएं थी, उनका अध्ययन अपन है जो पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। अब अपन है जो इस युग के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस युग के प्रमुख कवि मित्रों, प्रश्न परीक्षा में यह आ सकता है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनके बारे में स्पष्ट कीजिए। तो प्रमुख कवियों के बारे में अपन है जो अध्ययन करेंगे। मित्रों, सबसे पहला जो कवि है जिनके नाम पर ये द्विवेदी युग का नाम रखा वो है मित्रों आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, जो आपके ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनके नाम पर ही इस युग का नामकरण द्विवेदी युग रखा गया। हालांकि इस बात को अपन पूर्व अध्ययन कर चुके हैं कि इन्होंने कविता के क्षेत्र में या काव्य रचना के क्षेत्र में उनका इतना योगदान आपका नहीं है जितना कि है जो भाषा और व्याकरण को सुधारने के क्षेत्र में है। फिर भी अपन पढ़ते हैं इनका जन्म जो है वो है 15 मई 1966 को। मृत्यु है 29 दिसंबर 1938। मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अने उसमें है सर्वप्रथम महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके आधार पर इस युग का नामकरण किया गया द्विवेदी युग। इनका जो जन्म है वो 15 मई 1966 में और इनकी मृत्यु जो है वो 29 दिसंबर 1938 ईस्वी में हुई। अब इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचना है स्तुति शतकम, उसके बाद में
काव्य मंजूषा, स्तुति शतकम, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, द्विवेदी शतकम, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, नागरी तेरी, ये दशा, ये है जो इन्होंने ये भी एक कविता लिखी थी। तो ये है जो प्रमुख इनकी रचना है। ये क्या है मित्रों, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम है कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो है जो कौन कौन सी थी। ये है जो इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम है। देवी स्तुति शतकम, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, नागरी तेरी ये दशा, समाचार संपादक स्तंभ। ये है जो इनकी समाचार स्तंभ, संपादक स्तंभ, ये इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम है। इसके बाद में इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें जो है वो है जो प्रसिद्ध है। तो इनके निबंध संग्रह निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा। मित्रों, इन्होंने जो निबंध लिखे उनके निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, बातों का संग्रह कहा है। इसके अलावा इनको है जो मित्रों सरलता, सादगी तथा असलियत का कवि कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने कवि कर्तव्य जैसे निबंध भी लिखे हैं। कौन से निबंध? कवि कर्तव्य। और मित्रों इस निबंध के माध्यम से उन्होंने बताया था कि कवियों ने ब्रज भाषा में तथा नायिका के बारे में बहुत कुछ वर्णन कर चुके हैं। सबकीय परकीय ये जो वर्णन है वह बहुत कर दिया। उन्होंने कहा अब जो इस प्रकार से
काव्य लिखने का समय नहीं है। अब आपको राष्ट्रीयता से संबंधित, सामाजिक दुर्दशा से संबंधित काव्य लिखना होगा। इस प्रकार से उन्होंने कवियों को अपने कर्तव्य का बोध है जो इस निबंध के माध्यम से करवाया। और इन्होंने ये भी कहा कि काव्य का जो विषय वस्तु है वो उन्होंने कहा कि एक चींटी से लेकर के हाथी तक में पशु, भिक्षुक से लेकर के राजा तक मनुष्य, बूंद से लेकर के समुद्र तक जल, अथाह पृथ्वी, अथाह अनंत आकाश, इनमें से किसी को भी कवि है जो अपने काव्य की विषय वस्तु बना सकता है या कवि को बनाना चाहिए। मित्रों, ये निबंध इनको इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इनसे पहले अपन ने जो देखा था, जो जस्ट पहले देखेंगे तो भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग से पहले देखेंगे तो अपन रीति काल को देखते हैं। मित्रों, रीति काल में केवल और केवल नायिका भेद से संबंधित लिखा जाता था। नायिका का नख शिक वर्णन किया जाता था। तो उन्होंने कहा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समाज की दुर्दशा की तरफ ध्यान दीजिए। और इसी कारण जो है वो इन्होंने ये निबंध लिखा और इन्होंने कहा कि आप विषय को विविधता लाइए, विविध विषयों पर है जो अपना लेखन करिए। तो मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल कहते हैं। समय 1900 से लेकर के 1918 तक है। ये नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। इनका जो जन्म है वो 15 मई 1964 और इनकी मृत्यु जो है वो 29 दिसंबर 1938 ईस्वी है। इनकी जो रचना है वो देवी स्तुति शतकम, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, नागरी तेरी यह दशा, समाचार, संपादक स्तप, ये इनकी प्रमुख रचना है। इनके निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। इसके अलावा इनको सरलता, सादगी तथा असलियत का कवि कहा जाता है। इन्होंने कवि कर्तव्य नामक निबंध लिख करके कवियों को अपने कर्तव्य का बोध करवाया। इसके अलावा ये बातें तो थी, इनके अलावा इनके बारे में क्या क्या चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों, इनके अलावा, इस बातों के अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका योगदान एक कवि के रूप में कम, कवि के रूप में तो कम है, लेकिन एक सुधारक के रूप में, और सुधार किस में किया इन्होंने? भाषा में। पूर्व कक्षा में भी अपन बात कर चुके हैं कि इन्होंने है जो काव्य रचना, जो इनसे पहले का युग है भारतेंदु युग, उसमें पद्य की भाषा जो ब्रज भाषा थी, तो उनको इन्होंने ब्रज भाषा को त्याग करके और खड़ी बोली में खुद लिखा। खुद लिखने के साथ साथ में जो इनके समकालीन कवि थे, जो इनके मंडल के कवि थे, उनको भी इन्होंने है जो प्रेरित किया और ये बताया, क्योंकि उस समय में ये मान्यता थी कि ब्रज भाषा के अलावा आप है जो सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने है जो खुद खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ काव्य रचनाएं करके और दूसरों को प्रेरित किया, उनको भी कहा कि आप भी है जो खड़ी बोली लिखिए। और इन्होंने गद्य और पद्य दोनों की भाषा को एक करने का काम किया, क्योंकि जो भारतेंदु युग है उसमें अपन ने पढ़ा था कि पद्य की भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। तो इन्होंने है जो गद्य और पद्य दोनों की भाषा को एक करने का काम किया। और इनके जब ये है जो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक बनने के बाद में इन्होंने खुद तो भाषा की दृष्टि से सही और शुद्ध लिखा। इसके अलावा जो अन्य कवि जो अपनी रचना इनके पास में भेजते थे, जो साहित्य रचना इनके पास भेजते थे, तो उनमें भी वह जो व्याकरण की दृष्टि से उनको है जो सुधार करके और काव्य छापते थे। इसी कारण इनको है जो सुधारक कहा जाता है। और इन्होंने सुधार किस में किया? हिंदी की जो खड़ी बोली है या हिंदी भाषा की जो व्याकरण है उसमें है जो इन्होंने सुधार करने का काम किया है। ये था द्विवेदी जी के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं अपन।
दूसरा प्रमुख कवि है मित्रों इस युग का अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी उपाधि थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म है 1865 ईस्वी। इनकी मृत्यु जो है वो है मित्रों 1947 ईस्वी। ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है ये इन्होंने खुद ने, ठीक है ना, ये इन्होंने खुद ने या ब्रज भाषा में ये उपनाम है जो इन्होंने ब्रज भाषा की जो कविता है उनमें है जो इन्होंने हरिऔध उपनाम है जो स्वीकार किया था, हरिऔध उपनाम से लिखते थे। हरिऔध का अगर अर्थ अपन देखें तो हरि का मतलब तो होता है सिंह तथा औध का मतलब है यहाँ अयोध्या। ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इन्होंने है जो हरिऔध नाम से ये ब्रज भाषा में लिखते थे। इनको चलो पहले अपन ये देखते हैं इनकी रचना है। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है प्रिय प्रवास। ये मित्रों इन्होंने लिखी 1914 में, 1914 में ये रचना लिखी प्रिय प्रवास। ये मित्रों इनका एक महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग है। इसमें क्या है? 17 सर्ग है। अब सर्ग का मतलब क्या होता है? तो सर्ग का मतलब है मित्रों अध्याय कह सकते हो आप। सर्ग का मतलब क्या है? अध्याय, या जिसको आप है जो पाठ भी कह सकते हो। तो ये प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य। लेकिन यह एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये बात मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कब लिखा गया? 1914 में लिखा गया। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा। इसमें जो सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग है। तो सीधी सी बात है कि जब ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कौन हो गया? अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। ठीक है। अब इसमें किसका वर्णन है? श्री कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इस
प्रिय प्रवास महाकाव्य में श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के और उनके मथुरा प्रस्थान तक का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसलिए इनको आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है, क्योंकि मित्रों आपको पता है सूरदास ने किनसे संबंधित लिखा, कृष्ण से संबंधित। इन्होंने भी ये जो प्रिय प्रवास महाकाव्य किनसे संबंधित लिखा, कृष्ण से संबंधित। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। जबकि आपको पता है सूरदास कौन थे, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख या प्रतिनिधि कवि थे। अब इनकी और जो रचना है वो अपन देखते हैं। प्रिय प्रवास तो है ही, प्रिय प्रवास के अलावा इनकी एक रचना है वैदेही वनवास। ये लिखी इन्होंने 1940 में, और इस पर क्या है, आर्य समाज का प्रभाव है। आर्य समाज का प्रभाव इस वैदेही वनवास पर है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, हरिओद सतसई, चौके, चौपदे, चौके सौपदे, शुभदे सौपदे, ये है जो इनकी अन्य रचनाएं है। तो मित्रों अपन बात कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी मंडल के कवि नहीं थे, लेकिन इस युग के प्रमुख कवि थे। इन्होंने जो है जो सबसे बड़ी जो बात है वो है, इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का, हिंदी का नहीं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इन्होंने लिखा 1914 में, और उसका नाम था प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है, 17। सर्ग का मतलब होता है मित्रों अध्याय। ये एक महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग है, और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो स्पष्ट सी बात है कि अगर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन हो गया, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय। उसके बाद में इसमें है जो श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा के प्रस्थान तक का वर्णन इस प्रिय प्रवास में किया गया है। इसमें है जो राधा और यशोदा के वीर का जो वर्णन है वो बड़ा ही मार्मिक तरीके से इन्होंने किया है, और प्रिय प्रवास के कारण इनको है जो आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। अन्य रचनाओं में इन्होंने लिखा वैदेही वनवास जो 1940 में लिखा गया, इस पर है जो आर्य समाज का प्रभाव है। इसके अलावा अन्य रचना जो है वो हरिओद सतसई, चौके, चौपदे और चुपदे चौपदे जो है वो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। इस प्रकार से ये अपन ने देखा कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है उनकी रचनाओं के बारे में अपन ने जो अध्ययन किया। अब है जो अपन तीसरे कवि के बारे में अध्ययन करते हैं मित्रों। तीसरा कवि है
मैथिली शरण गुप्त। इनका जो जन्म है वो 1886 ईस्वी में। ठीक है। अब ये जो मैथिली शरण गुप्त है, इनको राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। इनको जो राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी जो रचना है उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। इनकी प्रथम कविता हेमंत है। इनकी प्रथम कविता कौन सी है? हेमंत। कब प्रकाशित हुई? 1905 ईस्वी में। उसके बाद में अगर इनकी रचनाओं को देखें तो ये मित्रों इनकी कुछ प्रमुख रचना हैं। रंग में भंग इनका प्रथम लघु खंड काव्य है। एक और है उन्नीस सौ 52। तो ये इसका रंग में भंग इनका खंड काव्य है। इन्होंने है जो मित्रों 3 महाकाव्य कौन कौन से? एक, 2 और 3 इन्होंने महाकाव्य लिखे। ये साकेत, विष्णुप्रिया और जय भारत। ये 3 इन्होंने विष्णुप्रिया मतलब ये 3 इन्होंने महाकाव्य लिखे और 19 खंड काव्य 19 इन्होंने क्या लिखे मित्रों? खंड काव्य लिखे। अब जो अपन एक एक रचना के बारे में पढ़ दे तो रंग में भंग ये इनकी रचना, इनका प्रथम लघु खंड काव्य है। और इसमें है जो इन्होंने पारस्परिक प्रतिरोध की वजह से किस प्रकार से समाज
की हानि होती है उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और इसमें आपके इन्होंने बूंदी और चित्तौड़ के राजाओं का आपस में जो प्रतिरोध था उनका वर्णन इन्होंने रंग के भंग में किया है। फिर इन्होंने लिखा जयद्रथ वध, ये इनका पौराणिक काव्य है। फिर जो भारत भारती है इसने है जो इनको विशेष प्रसिद्धि दिलवाई और अंग्रेज सरकार ने इस भारत भारती को है जो उस समय में क्या कर लिया था मित्रों, जब्त कर लिया था। इसमें उन्होंने भारत के अतीत गौरव को उभारने का काम है जो किया है। फिर इन्होंने 1925 में पंचवटी लिखा और 1952 में इन्होंने जय भारत जो है ये प्रकाशित हुआ। इस जय भारत का कुछ अंश जब ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1914 में जेल गए तो कुछ अंश इन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था। जंकार 1929 में लिखा, किसान 1917 में ये किसान के जीवन की जो दुर्दशा है उनसे संबंधित लिखा। फिर मित्रों ये साकेत वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है जो इनका क्या है, महाकाव्य है, जिसमें कितने सर्ग है, इसमें मित्रों 12 सर्ग है। इसमें कितने सर्ग है, 12 सर्ग है। इस महाकाव्य के कारण ही इनको आधुनिक युग का क्या कहा जाता है, तुलसीदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इसको आधुनिक युग का तुलसीदास। किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इनको क्या कहा, आधुनिक युग का तुलसीदास। क्यों, क्योंकि ये साकेत है मित्रों, ये क्या है, राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो लिखा था तुलसीदास ने 1574 में, उसके बाद में हिंदी में ऐसा महाकाव्य लिखने वाले ये थे, इसलिए इनको है जो आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। इस साकेत में जो 12 सर्ग है उसमें 8 सर्ग तक तो चित्रकूट की जो सभा होती है मित्रों, उसमें वहाँ तक का क्रमबद्ध अध्ययन दिया हुआ है। 8वें सर्ग में मित्रों कैकेयी के पश्चाताप से संबंधित बातें दी गई है। उसके अलावा 9वां सर्ग जो है उसमें उर्मिला के वीर वर्णन की बात की गई है। इनको ये जो साकेत लिखने की प्रेरणा है ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था कि उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता या उर्मिला के विषय में कवियों की उदासीनता, एक निबंध लिखा था। वहाँ से प्रेरणा ग्रहण करके और इन्होंने साकेत नामक महाकाव्य लिखा। उसके बाद में इन्होंने यशोधरा 1932 में लिखा। यशोधरा जो है वो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा से संबंधित लिखा गया है। इसमें जो है वो मित्रों अपन ने बात की थी कि गौतम बुद्ध जब अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को घर में छोड़ करके चले जाते हैं, उनके बाद में यशोधरा है वो उनसे क्या कह रही है, उनका वर्णन है। फिर इन्होंने विष्णु प्रिया लिखा और 1928 में इन्होंने है जो हिंदू लिखा। इस हिंदू में इन्होंने है जो हिंदुओं की क्या दुर्दशा थी उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये मित्रों इनसे संबंधित कुछ बातें थी।